Hello everyone, welcome to Avanti classes. My name is Manjit Bhardwaj. I'm a chemistry lecturer. आज हम पढ़ने वाले हैं भाई, सबसे पहले तो करेंगे सबसे पहले हम करने वाले हैं रीडॉक्स रिएक्शन का, जो हमारा हाफ रिएक्शन मेथड रह गया था। ठीक है, तो हाफ रिएक्शन मेथड का दूसरा नेम भी है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है तो डेफिनेटली फिर आपको ये जल्दी समझ में आएगा, और ये थोड़ा अलग है, उन दोनों को मिक्स कर देता है। ये हम कई बार बात कर चुके हैं, तो बी अवेयर अबाउट दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया इलेक्ट्रॉन मेथड के लिए, क्लोरीन है, बेसिक मीडियम में है, OH लगा रखा है, तो इसका वैसे कोई मीनिंग है, हम इसको बाद में हटा देंगे। ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव बनाता है प्लस क्लोरीन O3 नेगेटिव बनाता है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको चेक करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, क्लोरीन जीरो से मैंने ये सब कुछ पहले से लिख रखा है, जीरो से रिडक्शन करेगा -1 आ गया। ठीक है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा भाई, 0 -1। यस, या फिर आप -1 में से -0 कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साइन कुछ नहीं आता, तब भी ये हमेशा +1 ही रहेगा। यस गाइज, ये क्लियर है ना बेटा सबको? यस सर। है ना, तो ये 1 आ गया। अब दूसरा देखो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्लोरीन जीरो से ही, यही क्लोरीन जीरो से ही +5 जा रहा है। ठीक है, तो यानी इसका क्या आएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 5 आ जाएगी। क्लियर है, ये पॉइंट सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ, वो क्या है कि अगर मान लो इसको पहले वाले मेथड से वो करना हो, बैलेंस करना हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, तो हम क्या करते हैं पता है, उसमें एक चीज ऐड कर देते हैं, एक और क्लोरीन लेंगे, एक को हम दिखाएंगे ऑक्सीडेशन, दूसरे को रिडक्शन। ठीक है, ये वाला स्टेप हम ऐसे दिखाते हैं, ये जीरो ही है यहाँ पे। ठीक है, तो एक और क्लोरीन लेंगे और इस तरह से हम उसको शो करेंगे, तो दो क्लोरीन हो जाएंगी। तो आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? भाई क्लोरीन एटम है, आप बैलेंस कर रहे हो। मान लो मैं आपको एक रिएक्शन ऐसी दे दूं, सपोज कि आपके पास में 5 क्लोरीन है। ठीक है, इस तरफ मैंने 5 लिख दिया, OH लगा दिया, और इस तरफ मैं कह रहा हूँ क्लोरीन प्लस ये आ रहा है, मतलब इसको आप बैलेंस करो। मैंने बैलेंस नहीं दिया आपको रिएक्शन, पर अपनी मर्जी से 5 क्लोरीन दे सकता हूँ, 10 दे सकता हूँ, 15 दे सकता हूँ, है ना? ये बात क्लियर है? यस सर। तो आपको जब भी ऐसा हो, जब एक ही एटम साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन कर रहा है, साइमल्टेनियसली रिडक्शन कर रहा है, तो क्या होता है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। तो ये एग्जांपल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर से, जो पहले हमने सीखा था इस लेक्चर से पहले, अगर उससे बैलेंस करते हो, तो आपको क्लोरीन को 2 बार लिखना है, और उसके बाद वही सारे स्टेप सेम टू सेम करने हैं, आसानी से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यस, गॉट दिस? यस सर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि थोड़ा सा अगर आपने उसको बैलेंस करने की कोशिश की होगी तो ऐसा कुछ आया होगा, है ना? तो लेकिन अभी हम इसमें, हमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का n निकाल लिया है ना, वो डिफरेंस इन कह लो, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन नंबर। नेक्स्ट अब देखो NF निकालेंगे। तो देखो क्लोरीन कितने हैं भाई, एक क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन के लिए -1 हुआ ना, तो यहाँ तो 2 क्लोरीन है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक क्लोरीन के लिए 5 हुआ प्लस का, 2 क्लोरीन है, तो वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने NF निकालने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 एंड 2 आ गया। यस गाइज, ये स्टेप समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। है ना? तो ये चीज अब आपको ध्यान रखनी है इस स्टेप के अंदर कि ये क्लोरीन नेगेटिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब इसी में रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, उस रिएक्शन को आधा आधा बांट लेंगे, जो रिडक्शन हो रही है और ऑक्सीडेशन हो रही है। देखो क्लोरीन 0 से -1 में चला गया, ठीक है, ये रिडक्शन है। ठीक है, उसके बाद में क्लोरीन 0 से +5 में चला गया, ये ऑक्सीडेशन है। ये क्लियर है? यस सर। तो इस रिएक्शन में भी ध्यान दोगे ना, हमने क्लोरीन 2 लिए हैं, समझ गए? इसलिए मैं कह रहा था कि इस रिएक्शन में हमें दो, मतलब दोनों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑक्सीडेशन अलग कर लिया, रिडक्शन अलग कर लिया, तो हमने एक क्लोरीन एक्स्ट्रा ले लिया अपने हिसाब से। ठीक है, ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा आ जाएगा वो। तो पीछे तो हमने सिर्फ एक ही क्लोरीन लिख रखा था Cl2, अब हमने दो दो अलग अलग ले लिए, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हाफ हाफ कर लो। यानी इस मेथड में एक्चुअल में सबसे पहला स्टेप यही होता है, पूरी रिएक्शन ढूंढो, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अलग लिख लो, जहां रिडक्शन हो रहा है उसको अलग लिख लो, और बाकी की रिएक्शन को कचरे में डाल दो। बाकी का जो भी कुछ बचता है उसको कचरे में। ये बेसिक मीडियम में थी, तो ध्यान दो आप लोग, मैंने यहाँ पे बेस वेस कुछ नहीं डाला, वो हम बाद में हिसाब करते हैं उसका। ठीक है, ये आपको पता है। अब देखो, अब उसके बाद क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन जो कर रहा है उसको निकाल लो, रिडक्शन जो कर रहा है उसको निकाल लो, और यहाँ पर दो दो क्लोरीन एटम है, तो 2 से दोनों मल्टीप्लाई हो गए। क्लियर है? तो ये स्टेप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया बेटा सबसे पहले। यस सर। अब आगे देखते हैं। देखो फर्स्ट वी टेक रिडक्शन हाफ। अब ऐसा नहीं कि रिडक्शन ही ले, आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से कोई एक उठा लो। ठीक है, तो हमने मान लो रिडक्शन उठा लिया, तो रिडक्शन उठाया, Cl2 से Cl नेगेटिव बन रहा है, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो बैलेंस करते हैं नंबर ऑफ एटम्स को। तो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए, 2 क्लोरीन इधर है, 2 क्लोरीन इधर हो गया, यहाँ 2 लगा दिया। ठीक है, पहला काम। उसके बाद क्या करते हैं, अब उसके बाद इस रिएक्शन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स, जो आपने ये जो NF जोड़ा है ना, NF,
ठीक है, ये जो NF निकाला है वो जोड़ेंगे, तो वो किधर जोड़ेंगे, ऐड NF, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऐड NF, वहां पर तो NF से मल्टीप्लाई करते थे ना, यहाँ पर ऐड करते हैं NF को, ये डिफरेंस है। ठीक है, और उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ऐड करते हैं, जितना NF होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करते हैं। तो किस तरफ ऐड करें, अब मैंने इसको राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ऐड कर रखा है, लेफ्ट में क्यों नहीं किया और राइट में क्यों नहीं किया, लेफ्ट में क्यों किया है, इसका बता सकते हो? क्योंकि सर चार्ज राइट साइड 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इधर ऐड किया तो 2 नेगेटिव। नहीं 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 बेटा, चार्ज को बाद में देखेंगे, चार्ज को बाद में देखेंगे, यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि मैंने इसको इधर क्यों किया। देखने में यही लगता है कि तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए कर रखा है, क्योंकि 2 क्लोरीन उधर नेगेटिव है, दो इलेक्ट्रॉन इधर डाल दिए। नहीं, ये ऐसे नहीं देखना इसको, ये गलत है, ऐसा देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप अपने आप गलत हो जाएगा, यही एक प्रॉब्लम होती है। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हमारा माइंड अपने आप उठा लेता है। ठीक है, ये जनरल मिस्टेक्स हैं जो माइंड उठाता है और उसके बाद में आंसर गलत आता है। ठीक है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी होती है। हमें चार्ज नहीं देखना है, हमें क्या देखना है पता है, किसने इलेक्ट्रॉन छोड़े मुझे ये बताइए, और किसने गेन किए। यहां पर क्या हो रहा है, क्लोरीन था 0 में, ठीक है बेटा, यहाँ क्लोरीन कितना था -1 में, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यस, यस सर। है ना, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, क्योंकि 2 एटम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इसने, कहां से आए वो इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने जोड़ दिए। देखो बेटा अभी ये समझो इसको, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। यस, ये समझ में आया यस। स्टेप? यस सर। अब देखने में लगेगा कि सर ने कौन सा अलग बात बता दी, वही तो हमने चार्ज बैलेंस किया तब भी तो बराबर आ रहा था, चार्ज बैलेंस किया बराबर आ रहा था, मानता हूं। तो अब चार्ज के हिसाब से नेक्स्ट जब हम स्टेप करेंगे ना, जब दूसरा ये रिडक्शन उठाया ऑक्सीडेशन वाले को करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था, कि हमें वो नहीं देखना, हमें क्या देखना है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो जिस तरफ गेन हुए हैं तो दूसरी तरफ वो ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये स्टेप समझ में आ गया होगा। यस सर। ये समझो हमने आधी रिएक्शन बैलेंस कर दी, बैलेंस हो गई है। अब क्या किया इसमें, फिर से बताता हूं क्या करना था। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, फिर एनएफ निकालना था, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकाल के एनएफ निकाल लिया, और उसके बाद क्या करना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिख लिया, अलग लिखने के बाद उसके सारे एटम बैलेंस कर लिए, एटम बैलेंस करने के बाद उसमें जो एनएफ था वो जोड़ देना, किस तरफ जुड़ेगा बस ये ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। अब आगे देखते हैं। तो ये इसको देखो मैंने रिएक्शन नंबर 1 कर रखा है, ये इसीलिए किया क्योंकि अब ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो हमने क्या किया, अब हम ऑक्सीडेशन हाफ को देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा था, क्लोरीन जो है वो 0 से -5 में जा रहा था। ठीक है, तो 0 से -5 में दिया गया, यहाँ पर भी हमने वही सेम किया, सबसे पहले एटम बैलेंस कर लिया, यहाँ 2 क्लोरीन है, इधर भी 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन को नहीं, ऑक्सीजन के अलावा एटम बैलेंस करेंगे। फिर क्लोरीन से 2 क्लोरीन O3 नेगेटिव बन रहा है, +10 इलेक्ट्रॉन, अब मैंने ऐड कर दिया NF। अब इस तरफ देखो, आप बोल रहे थे ना कि सर उस तरफ नेगेटिव है इसलिए मैंने उस तरफ दूसरी तरफ कर दिया, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करने थे। अगर आप ये भी सोचो कि इस तरफ राइट साइड में नेगेटिव है तो मैं लेफ्ट साइड में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डाल दूं, तो बेटा यहाँ तो 2 ही नेगेटिव है और वहां तो 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, है ना, तो ये तो अप्रोप्रिएट नहीं है। और फिर मैंने तो और ही उल्टा कर दिया, मैंने तो इलेक्ट्रॉन 10 इधर डाल दिए राइट में जहां नेगेटिव चार्ज था, तो यानी चार्ज को नहीं देखना है। समझ में आ गया? यस सर। तो अब जरा ध्यान से सोचो कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्यों जाएंगे, चार्ज को नहीं देखना, उसके अलावा देखो क्यों जाएंगे। क्लोरीन 0 था, ठीक है, यस सर। 0 से क्लोरीन क्या हुआ, +5 में, ठीक है, +5। तो इसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। यस सर, तो 2 इस क्लोरीन है इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, तो इस क्लोरीन ने 5 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, तो भाई यहाँ पर ये जो क्लोरीन बना ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला क्लोरीन बना, तो जितने भी छोड़े हैं तो मतलब 10 लगा लो 2 से, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसी तरफ जोड़ूंगा ना, इसने छोड़ दिए, इधर जोड़ दूंगा तो इसका मतलब इसके अंदर ऐड होने चाहिए, इधर जोड़ूंगा इसका मतलब इसने छोड़े तो ये आ गया। ये समझ में आया? यस सर। है ना, तो इसलिए ये 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। ये बहुत ध्यान से स्टेप करना है कि NF जोड़ते टाइम किधर जुड़ेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए, 0 से 10 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद फिर से पीछे वाली रिएक्शन में क्या था, अब मैं ये फिर से बता रहा हूं। पीछे वाली रिएक्शन में आपने बोला चार्ज बोला था ना, जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए ना बेटा इसमें, ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, तो चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, 2 नेगेटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जुड़े हुए हैं, ऑटो हो गया ना, अपने आप हो गया।
यस है ना? सर। हमने क्या जोड़ा था? हमने सिर्फ NF जोड़ा था। ब्रैकेट में मैंने साफ-साफ लिख रखा है कि हम NF को जोड़ेंगे, ना कि चार्ज को, ठीक है? अब उसके बाद हमें चार्ज चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ जब मैंने NF जोड़ा, तो मुझे चार्ज चेक करना पड़ा। तो मैं देख रहा हूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 2 नेगेटिव इसकी वजह से आ गया। तो कितना हुआ? 12 नेगेटिव चार्ज हो गया ना इधर। यस सर। तो अब मुझे इसको न्यूट्रल करना है, क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में, तो डायरेक्ट OH नेगेटिव 12 डाल दो इस तरफ, डायरेक्ट डाल दो। क्लियर है? यस सर। अगर आपको इसकी बजाय अगर एसिडिक मीडियम में हो तो H पॉजिटिव आयन डालो, फिर वो इधर डलेगा ना बेटा, ये याद रख लेना। 10 और 12 H पॉजिटिव आयन इस तरफ ऐड होगा, समझ रहे हो ना? क्योंकि यस सर। ये 12 नेगेटिव है तो ये 12 पॉजिटिव है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो H पॉजिटिव आयन ऐड करोगे तो इधर करोगे, OH करोगे तो उधर करोगे। आप H करके भी बाद में इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए फिर OH नेगेटिव आयन ऐड करके और फिर वही वाला सारा प्रोसेस कर सकते हो। यानी सिर्फ एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना सीख लो, बेसिक में तो लास्ट में OH ही ऐड करना होता है। बट यहाँ डायरेक्ट हो रहा था तो इसलिए मैंने इसको सीधा उठा लिया, है ना? तो ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि ये चार्ज हो गया बैलेंस। नाउ बैलेंस द चार्ज। तो चार्ज को सॉरी बैलेंस चार्ज को हमने बैलेंस कर दिया, ठीक है, NF जोड़ने के बाद। फर्दर आता है बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। अब हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन एटम कैसे बैलेंस होने वाला है? तो यहाँ देखो 12 ऑक्सीजन आ गए थे और इस तरफ कितने हैं? 6 ऑक्सीजन। यस बेटा, है ना? यस सर। तो मुझे यहाँ 6 ऑक्सीजन और डालने, तो मैंने 6 वाटर डाल दिए। यस, क्लियर है ये स्टेप? यस सर। 6 वाटर की वजह से 6 ऑक्सीजन इधर आ गया और 6 ऑक्सीजन ये ऑलरेडी है, तो टोटल 12 ऑक्सीजन हो गए और इधर भी 12 ऑक्सीजन डाल रखे, मतलब अब ये बैलेंस होगी। यस, ये कंप्लीट बैलेंस, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन नंबर 2 बन गई, बन गई, क्लियर है? यस सर। दोनों को अब डायरेक्ट जोड़ दो, पहले अलग किया था अब जोड़ दो, बात खत्म, रिएक्शन बैलेंस, दैट्स ऑल। लेकिन जोड़ने से पहले एक चीज और देखनी है, तो वो देखो जरा क्या है। तो देखो ये थी रिएक्शन नंबर 1, यही थी। बस इसमें क्या नहीं था बता देता हूँ। ये 5 नहीं था, ये 5 नहीं था, ये 5 नहीं था, ठीक है। ये थी रिएक्शन नंबर 1, क्लियर है? ये रिएक्शन नंबर 2 सेम टू सेम है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। तो अब मुझे पता है रिएक्शन नंबर 2 के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? राइट साइड में है। और रिएक्शन नंबर 1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट साइड में। तो अब एक चीज बताओ, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन साथ में लिखूं? अगर मैं इलेक्ट्रॉन लिखता हूं, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन लिखता हूं तो क्या किसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री में इधर उधर घूम रहे होते हैं? नहीं घूमते। ये तो हमने धक्के से ऐसे जोड़े थे, समझ रहे हो बात? यस सर। इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एटम के साथ ही मिलेगा, अकेला नहीं हो सकता, रिएक्शन में अकेला नहीं घूम सकता। तो क्या करूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएं? तो अगर 5 मैं से मल्टीप्लाई। इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस तरफ 10 वो आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो लेफ्ट और राइट में 10 इलेक्ट्रॉन है, जब लेफ्ट वाले को राइट लेके आऊंगा तो वो कट जाएंगे। क्लियर यस सर। है ना? तो यहाँ पर वही है, तो मैंने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 को मैंने अलग कलर से शो कर रखा, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, है ना? अब कुछ नहीं करना, सीधा जोड़ दो। तो देखो 5 इलेक्ट्रोन ये थे, 1 ये रहा, टोटल 6 क्लोरीन। फिर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले, ये तो कट जाएंगे। फिर 12 OH, ये 12 OH डायरेक्ट उठा लिया, ऐड कर रहा हूँ। 5 इंटू 2 10 क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। फिर 2 ClO3 नेगेटिव, 2 ClO3 नेगेटिव, 6 वाटर, 6 वाटर, दैट्स इट। यस बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। तो बस हो गई बैलेंस रिएक्शन हमारी, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, और अब इसमें कुछ नहीं देखना, बस बैलेंस्ड है, दैट्स इट। अब आप इसके अंदर चार्ज को चेक कर सकते हैं, दोनों तरफ चार्ज बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो 12 नेगेटिव यहाँ आ रहा है ना? और 10 नेगेटिव ये हो गया और 2 नेगेटिव ये हो गया, है ना? क्लियर है? तो यस टोटल सर। चार्ज भी बैलेंस है। तो इस तरह से आप हाफ रिएक्शन मेथड से ऐसा कर सकते हैं। अब देखो एक चीज बताता हूँ, जैसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन थी, इसको हाफ से करोगे तो आपको क्लोरीन ऐड नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ऑटोमेटिकली उठा लेते हो आप। वरना अगर ऑक्सीडेशन वाले मेथड से करोगे तो एक और क्लोरीन को अलग लिखना पड़ेगा। अब ये स्टेप अगर आप भूल गए कि क्लोरीन को अलग लिखना है तो सत्यानाश हो जाएगा, फिर वो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, आपका दिमाग हो जाएगा खराब कि हमें ऑक्सीडेशन मेथड आता है लेकिन फिर भी रिएक्शन बैलेंस क्यों नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए मैंने बोला था 20-20 रिएक्शन जरूर प्रैक्टिस करो। बट फिर भी इस जगह पर काम आता है रिडक्शन हाफ मेथड। रिडक्शन हाफ मेथड को, ये हाफ रिएक्शन मेथड, सॉरी हाफ रिएक्शन आयन मेथड। तो इस मेथड से आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हो। एक और रिएक्शन होती है बेटा, कौन सी? जिसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है, पर ऑक्साइड बॉन्ड। ये देखो CrO5, याद है CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर?
यस सर। तो अगर इसको मैं H2SO4 से रिएक्शन करवाऊं और ये कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, एक तो पर ऑक्साइड लिंकेज ऑक्सीजन -1 भी है और ऑक्सीजन -2 भी है, दोनों है ना इसमें। यस सर। इस रिएक्शन को बैलेंस करने में भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग खराब होएगा, ठीक है। ये एक मतलब एक्सेप्शनल बैलेंसिंग है। इसको हाफ आयन मेथड, इससे हाफ रिएक्शन मेथड से अगर इसको बैलेंस करोगे तो ये थोड़ी सी इजी हो जाएगा इसको भी बैलेंस करना, ठीक है। लेकिन यहां पर भी इसमें ट्रिक लगेगी, तो ये बिल्कुल अलग तरह की रिएक्शन है, पहले बाकी सब बैलेंस करो, लेकिन अगर कहीं किसी रिएक्शन में पर ऑक्सी बॉन्ड आता है तो उसको अलग तरीके से बैलेंस किया जाएगा। वेन एवर यू आस्क मी, जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए तो मुझे बता देना, वो रिएक्शन मैं आपको बैलेंस करनी तब सिखाऊंगा, वरना वो रिएक्शन बिल्कुल खराब कर देगी आपका बाकी का सारा सिस्टम। क्लियर है? यस सर। तो इसको ध्यान रखना है कि ये वाली रिएक्शन अभी आपको बैलेंस नहीं करनी है, पहले उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में हम उसको भी बैलेंस करेंगे। और अगर मान लो कि मैं आपको, अगर आपने बाकी की सारी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो ये रिएक्शन आपको अपने आप आ जाएगी, ये भी गारंटी देता हूँ, इसको करवाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, परऑक्साइड बॉन्ड की। बट फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, देन वी आर देयर, हम यहाँ पर ही बैठे हैं, तो आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे भाई। यस, यस सर। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो आज ऑर्गेनिक का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा बेटा, इंट्रोडक्टरी लेसन और इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये, नथिंग स्पेशल इन दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो कार्बन, कार्बन कैन बी फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, अदर एटम्स के साथ में भी बना सकता है, खुद के साथ में भी बना सकता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो अदर एटम कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छे से बनाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, फोस्फोरस एंड हेलोजन एंड ईटीसी, और भी होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जनरली बोलता हूँ सबसे ज्यादा कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन के साथ, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन जब अकेले होते हैं तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यस, क्लियर है? यस सर। सबसे ज्यादा बॉन्डिंग कार्बन की हाइड्रोजन के साथ ही मिलेगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब सबसे ज्यादा दो ही चीजें मिलेंगी, कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसके अलावा बाकी के एलिमेंट हो सकते हैं, वो कौन से होते हैं? वो बहुत कम होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजन एंड सम हैवी मेटल भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। हाइड्रोकार्बन एंड, तो देखो मैं एक सिंपल डेफिनेशन बना रहा हूं, एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होते हैं बेटा, पता है? नो सर। डेरिवेटिव का मतलब है कि उनसे मिलकर बनने वाली चीजें आर कॉल्ड, बताता हूं अभी, ठीक है, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक लाइन में डेफिनेशन है, इतनी बड़ी देने की डेफिनेशन आपको देने की जरूरत नहीं है, एक लाइन की डेफिनेशन। केमिस्ट्री, देखा केमिस्ट्री के टीचर को, केमिस्ट्री की स्पेलिंग भी गलत लिखता है केमिस्ट्री का टीचर, है ना? बात करते करते जब लिखना होता है ना बेटा, तो स्पेलिंग दिमाग में नहीं आती है, तो चुप हो जाते हैं ज्यादातर टीचर लिखते टाइम, है ना। बट मैं बोलता रहता हूँ कि मुझे लगता है कि फ्लो नहीं टूटना चाहिए, मैं लिखने लग जाऊं अपना ही कुछ सोच रहा हूँ और बच्चे का फ्लो टूट जाता है उससे, है ना। तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन और उससे मिलकर बनने वाली चीजें, जैसे अब सिंपल आपको करके दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ बहुत बड़ी बड़ी चेन बनाता है, और कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है? 4, पता है? तो देखो हर सभी कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी 4 दिखाई दे रही है, ये जो मैंने हाइफन्स लगा रखे हैं वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, सबकी 4 है। यस सर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना है, जहां पर भी कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी पूरी करनी है हर कीमत पर, अगर नहीं करोगे तो वो एक्साइटेड स्पीसीज होगा। तो यू शुड हैव टू कंप्लीट द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एट एवरी कॉस्ट। 4 से ज्यादा मत कर देना, पर 4 करनी ही करनी है, छोड़नी नहीं है, ठीक है। एक तो ये रूल याद रख लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर सारे हाइड्रोजन है, ये सब मान के चलो कि ये सब हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट साथ में ना लगाओ ना, तो हाइड्रोजन ऐसा है कि कार्बन की वैलेंसी को ऑटोमेटिक पूरा कर देता है। हम अब अभी आगे पढ़ेंगे कि अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको कार्बन के साथ, इसका मतलब हाइड्रोजन है, समझ गए ये चीज। तो यहाँ पर सारे हाइड्रोजन है, तो मैं अगर ये कार्बन हाइड्रोकार्बन है, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दी और मैंने यहाँ क्लोरीन लगा दी, तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगा दिया गया, समझ गए बेटा? यस सर। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट्स ऑल। तो ये होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपको डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा, जिससे मिलकर कोई चीज बने। यहाँ मैथ वाला डेरिवेटिव नहीं है ये बता देता हूँ, ठीक है। हम सिंपल वाला एक वर्ड यूज कर रहे हैं, इंग्लिश वर्ड, जिसको बोलते हैं कि किसी चीज से मिलकर कोई चीज बन रही हो, उसको दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। यस, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। डेफिनेशन समझ में आ गई ना? डेफिनेशन याद रखना,
ठीक है। और केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताता हूँ अब आपको। आप कहोगे सर इतने लेसन हो गए, अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन बता रहे हो आप, है ना। केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो उसको उसको क्या बताना है? स्टडी ऑफ एटम एंड देयर डेरिवेटिव। एटम की स्टडी और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी, केमिस्ट्री। सिंपल है ना, यस सर। है ना। तो वैसे बता सकते हो। फिर कोई कहे कि अरे नहीं नहीं, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या दोगे? फिजिक्स की डेफिनेशन है कि एटम एंड देयर डेरिवेटिव्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी को फिजिक्स बोलते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी को। ठीक है। लेकिन एटम और देयर डेरिवेटिव की केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी को केमिस्ट्री बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी को हम फिजिक्स बोलेंगे। मोलिक्यूल्स और कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज वहां पर मेजर होती हैं। मास क्या है, डेंसिटी क्या है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, और वो दिखता कैसा है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फिजिक्स में स्टडी होती हैं। ठीक है। तो वैसा कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, तो वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मॉलिक्यूल्स की। तो आप सिंपल केमिस्ट्री की डेफिनेशन एक लाइन में दे सकते हो, एटम एंड देयर डेरिवेटिव, एटम और उससे मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। फिर अगर कोई कहे ये कैसे वो कैसे, तो आप उसको कहो कि अब भाई ये छोटी सी डेफिनेशन, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, आप पूछिए क्या क्वेश्चन पूछना है, तो वो एक्सपेंड होकर आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो चलिए, अब डिफरेंट साइंटिस्ट स्टडी द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहुत से साइंटिस्टों ने इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी किया भाई। ठीक है। तो जो सबसे पहले स्टडी हुआ था 1815 में। ठीक है। तो यहाँ पर भी एक 8 है बेटा, ये 9 नहीं है, ये 8 है। ठीक है। तो देखो 1815 के अंदर बर्जीलियस था, स्वीडिश साइंटिस्ट, जिसने वाइटल थ्योरी दी थी। वाइटल थ्योरी क्या थी? वाइटल का मतलब होता है जीवन दायिनी। ठीक है, जीवन दायिनी। तो इसने बताया कि जो जिंदा चीजें होती है ना, उनमें जो ऑर्गेनिक, उनमें जो मॉलिक्यूल मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, और वो हम लैब में नहीं बना सकते। इस आदमी ने बोला वो हम लैब में नहीं बना सकते, सिर्फ 200 साल पहले ये बोलता वो लैब में नहीं बनाए जा सकते। सोचो आज 2023 चल रहा है, तो 5 और 3 8 साल, मतलब 208 साल पहले की बात है। तो इसने सीधा खाद खड़े कर दी। उस टाइम पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना ही नहीं सकता था कोई, इनको पता ही नहीं था क्या चीज होती है। साइंस इतनी ज्यादा डम्ब थी, हम लोग इतने अनडेवलप्ड थे साइंस में, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ 200 सालों में इतनी डेवलपमेंट हुई है। तो क्या लगता है आपको, सच में इतनी डेवलपमेंट 200 सालों में हुई है? एंशियंट इंडियन साइंस को अगर देखते हैं ना, अथर्ववेद आता है, एक वेदों के अंदर एक अथर्ववेद होता है, उस अथर्ववेद का एक छोटा सा पार्ट है आयुर्वेद। वो पूरा वेद नहीं है, एक लेसन है उसके अंदर आयुर्वेद। अथर्ववेद का एक लेसन आयुर्वेद, और उस आयुर्वेद के अंदर पूरी मेडिसिनल साइंस भरी पड़ी है। तो मेडिसिनल साइंस के अंदर क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी मेडिसिनल साइंस ही तो है। यानी, और वेद कितने पुराने बताए जाते हैं? 7,000 से 9,000 साल पुराने, कम से कम। उससे ज्यादा पुराने हैं तो साइंटिस्टों को पता नहीं, लेकिन कम से कम इतने पुराने तो है। मतलब हमें 7 से 9,000 साल पहले पहले से पता था कि केमिस्ट्री जो है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, वो हम बना भी सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टरी लाइन भी हमें पहले से पता थी। जो पहला वैक्सीन लगा था, जैसे कोरोना में वैक्सीन लगे ना, बच्चों के लिए वैक्सीन आ चुके हैं, तो कोरोना के अंदर जो वैक्सीन लगे हैं, सेम वैक्सीन चेचक वगैरह जब बीमारियां आई थी, तो अंग्रेजों ने इंडियन डॉक्टर से वो वैक्सीन लगाना और वैक्सीन बनाना सीखा था। उसके बाद इंग्लैंड में जाके उसको पेटेंट कर दिया था कि वैक्सीन हमने बनाना सिखाया है। आप नेट पर ये चीज सर्च कर सकते हैं, आपको विकिपीडिया के अंदर मिल जाएगा, ऑथेंटिकेट, आपको उसका सर्टिफिकेशन भी मिलेगा कि कुछ साइंटिस्टों ने नोबेल जीतने के बाद में ये माना कि हमने ये चीज इंडियन साइंस से सीखी है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया पता है? हमारे गुरुकुल खत्म कर दिए, जहां पर ये चीजें पढ़ाई जाती थी। लॉर्ड मार्कले आया था, इसको भी आप नेट पे सर्च कर सकते हो, कोई भी फेक फैक्ट नहीं है। लॉर्ड मार्कले, उसने हमारे देश में पहले 7,32,000 गांव थे, लगभग इतने ही 7,32,000 ही गुरुकुल थे। मतलब हर गांव में एक स्कूल था, और एक स्कूल के अंदर 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। 18 सब्जेक्ट। जब बच्चा वो सब्जेक्ट पूरे कर लेता था, छोटा बच्चा, तो उसको बड़े बड़े गुरुकुल में भेज दिया जाता था। फिर उससे बड़े में, जैसे आज हम स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हैं, फिर रिसर्च लेवल पर जाते हैं, ऐसे ही श्रृंखलाएं थी, चेन्स थी गुरुकुलों की, जो छोटे से बड़े गुरुकुल के अंदर बच्चों को शिफ्ट करके और उनको अच्छे सब्जेक्ट और उनके रुचि के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उनको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। इतना जबरदस्त एजुकेशनल सिस्टम था। लॉर्ड मार्कले आया और उसने देखा कि इंडियंस का सिस्टम बहुत जबरदस्त है, इनकी नॉलेज जब तक खत्म नहीं होती तब तक इनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उससे पहले भी हम, और जो मुगल आक्रांता थे, उन्होंने भी हमारे को गुलाम कर रखा था, लगभग 800-900 साल तक, 300 साल तक लगभग अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा। तो उस टाइम भी पढ़ाई काफी कम हो चुकी थी, बट लॉर्ड मार्कले ने देखा कि इनका गुरुकुल सिस्टम अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो उसने गुरुकुल सिस्टम को खत्म करने के लिए गुरुकुल में, जैसे हम आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, वैसे ही गुरुकुल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती थी। फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी बच्चे से पैसा नहीं लिया जाता था। उनको खाना पीना भी फ्री देते थे, वहां पे हॉस्टल्स होते थे, बच्चों के, गर्ल्स के अलग, बॉयज के अलग, सब कुछ सिखाया जाता था। सोचो, बिल्कुल फ्री में, टीचर से एक पैसा नहीं लेते थे। सोचो वो कैसे चलता होगा। तो जो लोग दान देते थे ना, डोनेशंस करते थे, या राजा होता था तो राजा डोनेशन कर देता था कि गुरुकुल चलो भाई, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, सारी हमारी प्रजा पढ़ेगी, तो राजा उसको चलाता था। यूं समझ लो कि पीएम केयर फंड से सरकारी स्कूलों में आपसे पैसा ना लिया जाए, ठीक है, ट्यूशन सेंटर पे आपको पैसा ना लिया जाए, और राजा फंड करे, ठीक है, ऊपर से पीएम फंड करे कि भाई हाँ भाई टीचर्स को सबको फंड करो, क्योंकि उनको भी तो रोटी खानी है ना। वो बेचारे, वो कहाँ से मांग के थोड़ा लाएंगे, स्टूडेंट को मांग के थोड़ा खिलाएंगे कहीं से। तो इस तरह से उनको फंडिंग होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट फंडिंग होती थी हर जगह पर। लेकिन लॉर्ड मार्कले ने सबसे पहले गुरुकुल के ऊपर आके टैक्स लगा दिया कि अगर तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है ना, अब मेरे को सोचो कि अगर मेरे को आपको पढ़ाना है, तो पहले मैं पैसे दूं, पढ़ाने के पैसे दूं, पढ़ने के नहीं। आपको मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, और आपको नहीं मिल रहे, वो पैसे ले रहा अंग्रेज सरकार। और इस वजह से गुरुकुल धीरे धीरे खत्म होते गए, क्योंकि पैसा तो था नहीं गुरुकुलों के पास। तो वो गुरुकुल धीरे धीरे सिमटते गए, खत्म होते गए। फिर कन्वेंट स्कूल आ गए, जो कन्वेंट स्कूल से इंग्लिश स्कूल, उन्होंने इंग्लिश सिखाई, हमारी एजुकेशन का भट्ठा गोल कर दिया। और हमारे जो डॉक्टर्स थे ना, बीएमएस किए हुए, उनको झोला छाप का नाम देके, नीम हकीम का नाम देके, और कहा कि सर्टिफिकेट होना चाहिए एमबीबीएस का, तभी आप डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना हमारी सभी प्रैक्टिस के ऊपर, यानी अगर हम किसी इंडियन डॉक्टर अगर आयुर्वेद पढ़ के अगर इलाज करता है, तो उसके ऊपर बैन लगा दिया कि आप इलाज नहीं कर सकते, किसी कीमत पर नहीं। किसी को पता लग गया तो उसको उठा के जेल में डाल दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो एजुकेशन है, इसको खत्म करना। सोचो कितना बड़ा गेम खेला गया था, समझ रहे हो। और उसके बाद में आज हम एमबीबीएस ही कर रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, हमारी गवर्नमेंट्स ने बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिनल एंड सर्जरी, तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएएमएस कोर्स बोलते हैं, वो इक्विवेलेंट होता है एमबीबीएस के, बराबर है एमबीबीएस के आज। सोच के देखो, और दूसरे देशों में भी उसको बिल्कुल बराबर की वैलिडिटी है। मतलब सब जानते हैं कि आयुर्वेद प्योर एमबीबीएस के इक्विवेलेंट है, बिल्कुल बराबर। लेकिन फिर भी उसको बैकफुट के ऊपर गए, उन्होंने कहा सब कुछ हमने दिया। दैट्स थ्योरी टेल्स कि उन्हें सिर्फ 200 साल पहले ये पता लगना शुरू, और 200 साल पहले तो उनको एक गलत फहमी थी, और हम हजारों साल से ये चीज जानते हैं। है ना, कमाल की स्टोरी है। यस सर। है ना। तो ध्यान रखना, इसको जरूर बताना, अपने फ्रेंड्स को बताना कि हम वाकई में बहुत ग्रो, लेकिन हमारे दिमाग में वो भर दिया कि अंग्रेजों को सब आता है, जो इंग्लिश बोलता है उसको सब कुछ आता है, हिंदी बोलने वाले या हमारे जैसे इंडियंस जितने भी हैं, उन सबको तो वो कुछ समझते ही नहीं। और हम इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं, इंग्लिश में बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश में सब कुछ पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ द नॉलेज। लैंग्वेज से कभी नॉलेज का स्टैंडर्ड नहीं देखा जाना चाहिए। और देखा, अगर ये देखा जा रहा है अंग्रेजों को, अंग्रेजों की इंग्लिश में मदर, मातृ, फादर, पितृ, ये मदर और फादर वर्ड संस्कृत से उठाए गए। उनकी खुद की लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट लैंग्वेज समझ लो इसको, और सबसे कहते हैं ना बेतुकी लैंग्वेज है। कब कौन सा वर्ड साइलेंस हो जाए पता नहीं है। पर फिर भी हम लोगों को ये बोला जाता है जो इंग्लिश बोलने वाले वो ज्यादा ही अच्छे होते हैं। ट्रेंड के हिसाब से हमें भी बदलना पड़ता। भी मुझे भी इंग्लिश सीखनी पड़ी, मैं इंग्लिश बुक्स पढ़ता हूँ, डेफिनेटली सब कुछ करता हूँ, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा कि इंग्लिश मत सीखो। बट ये बात नहीं है कि इंग्लिश सीखने वाला इंग्लिश बोलने वाला अच्छा होता है, दैट्स नॉट द गुड थिंग। गवर्नमेंट स्कूल, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ बेटा। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़े हुए बच्चे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, और बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर। और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, वो चपर 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 इंग्लिश तो शायद उनको बोलनी आती है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो पाते हैं। याद रख लेना, ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ोगे तो वहीं पर अच्छे हो सकते हो। एजुकेशन यही है, किताबें वही हैं, वही आपको पढ़ना, वही किसी दूसरे को पढ़ना। तो डोंट चेक द स्टैंडर्ड्स। हम सिर्फ दिखावे के अंदर आके सोच लेते हैं कि यही अच्छा है, और हम शायद बहुत डाउन है। ऐसा नहीं है, कोई भी बच्चा पास कर सकता है। और हमारी कोशिश यही है, अवंती फेलोज के अंदर हमारी कोशिश यही कि हर बच्चा, उसको वो हर सुविधा मिले, हर किताब मिले। इसकी वजह से, बुक्स की वजह से, या टीचर के आपको गाइडेंस की वजह से आप लोग पीछे ना रहो, वो नहीं हम होने देंगे। उसके अलावा अगर आप पढ़ते नहीं हो बेटा, वो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। वो पढ़ना, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भाई, तो इसने बोला कि वाइटल थ्योरी दी कि क्या होता है, कि वाइटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जिंदा चीजों में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो नहीं बनाए जा सकते, वो सिर्फ भगवान बनाता है। ठीक है, जीवनदायिनी थ्योरी। उसके बाद में, उसके जस्ट 13 साल बाद, 1828 है ये, 1900 नहीं 1800 है। ठीक है, जस्ट 5 और 8, 13 साल बाद फ्रेंडरिच वुलर था जिसने यूरिया बना दिया।
सारे मिथ टूट गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जा सकता है, ह्यूमन बना सकते हैं, सारे मिथ टूट गए अंग्रेजों के। पहले खुद मिथ बनाया और फिर टूट गया। NH4NCO, NH4NCO एक मोलिक्यूल था जिसका नाम अमोनियम साइनेट था, जो इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल था, ऑर्गेनिक नहीं था ये, इनऑर्गेनिक। ठीक है बेटा, तो ये इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल था, याद रख लेना, इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल था और इससे हमने यूरिया बना दिया जो कि ऑर्गेनिक था। यस बेटा, क्लियर हो गया। तो यस यहां सर। से अंग्रेजों को पता लगा कि भाई ये बनाया जा सकता। फिर उसके बाद में कोल्बी ने एसिटिक एसिड बना दिया 1845 में, 1856 में ब्रेथलोट ने मीथेन बना दिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है 1828 के अंदर, फ्रेडरिक वुलर ने, जर्मन साइंटिस्ट था, इसने यूरिया पहली बार बनाया। और ये चीज जरूर याद रखिएगा, ये रिएक्शन कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन था जिसने सबसे पहला ऑर्गेनिक मोलिक्यूल बनाया। तो वो यूरिया बना था, फ्रेडरिक वुलर ने बनाया था, फ्रेडरिक वुलर में जर्मनी का साइंटिस्ट था। ठीक है, और यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है, सी डबल बॉन्ड NH2NH2। और यूरिया के साथ ही मैंने आपको एक कीटोन का फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट कीटोन एसीटोन, याद यस सर। है ना, ये है एसीटोन। एसीटोन मतलब नेल पॉलिश रिमूवर, है ना, एसीटोन मीनिंग नेल पॉलिश रिमूवर, दैट इज। तो ये इसी से सिमिलर मिलता है बेटा। जब भी मैं यूरिया की बात करता हूं तो हमेशा इस फॉर्मूले को जरूर बताता हूं कि एसीटोन और यूरिया या यूरिया और एसीटोन एक जैसे से हैं। वाई द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक इंपॉर्टेंट क्यों है? डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, एंजाइम्स में होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होते हैं, पेट्रोल, प्लास्टिक, रबड़, मेडिसिन, पेस्टिसाइड, पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट का पता नहीं, पोल्यूटेंट मतलब ऑर्गेनिक होते होंगे इसमें कुछ, है ना, केमिकल वारफेयर, बोम वगैरह बनाते हैं उसके अंदर भी इनका यूज होता है, डाई, कलर जो होते हैं, कपड़ों के कलर, हेयर कलर जो सिर पे लगाते हैं कलर्स, है ना, सिर के बालों को अलग कलर करने के लिए, जिसके बाल काले होते हैं ना वो सफेद कर रहा है, कहीं से लाल कर रहा है ना, कहीं से ऑरेंज कर रहा है अपने बालों को, और जिसके सफेद होते हैं वो काले कर रहा है। तो लोग कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना। वैसा ही है। तो वो सब डाई जो आती हैं वो सब डाइयां ऑर्गेनिक होती हैं, क्लियर है। और इसके अलावा पेट्रोल, पेट्रोल कैसे बना था? पेट्रोलियम से पेट्रोल बना था। तो पेट्रोलियम कैसे बना था भाई? समुद्र के अंदर बहुत सारे एनिमल मर गए थे आज से लाखों साल पहले, एनिमल जरूरत से ज्यादा हो गए थे, वो मर गए थे, मरने से अलग अलग जगह पर उनकी ढेरियां बन गई थी समुद्र के अंदर ही। उन ढेरियों पर मिट्टी पड़ती गई पड़ती गई पड़ती गई, सी वाटर के अंदर, याद रखना क्या कह रहा हूं। और फिर वो पहाड़ बन गया वहां पर, उस प्रेशर की वजह से वो जो एनिमल्स थे वो सब के सब लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, सब के सब लिक्विड में। और उनमें से कुछ गैसेस निकली, जो एनिमल में से जो गैस निकली उसको बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो एनिमल्स के लिक्विड बनाते टाइम प्रेशर से निकल गई। और जो लिक्विड बन गया उस लिक्विड को जब हमने गर्म किया तो उसमें से एक और गैस निकली, उसको बोलते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और बाकी का जो लिक्विड था उसको जब सारे कंपोनेंट्स को अलग किया तो उसमें से निकला पेट्रोल, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल और ग्रीस, ग्रीस पता है ना, वैक्स। ये सारी चीजें पेट्रोलियम में से निकली थी। मतलब सारे एनिमल्स जो डेड होकर बिल्कुल लिक्विफाई और गैस में बदल गए थे उन सब में से ये सब निकला था। तो पेट्रोल भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। यस बेटा, समझ में आ गया, यस सर। है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैनी एरियाज रिलेटेड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो बायोलॉजी के अंदर ऑब्वियस है, बायो तो सारी ऑर्गेनिक पर, ये पेट्रोलियम में अभी आपको बता चुका हूँ। पॉलीमर क्या होते हैं? तो जितने भी आप चेयर देखते हो, प्लास्टिक देखते हो, ये सब पॉलीमर और ये सब कार्बन की चेन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। फर्दर जेनेटिकल इंजीनियरिंग। तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग कैसे होता है भाई? जैसे आप लोग देखते हैं, आपको आपने देखा हो शायद, नींबू आता है आजकल बड़े वाला, संतरे के साइज का नींबू आता है, उसमें बीज भी नहीं होते। कैसे? ये जेनेटिकल इंजीनियरिंग का कमाल है। साइंटिस्टों ने क्या किया है कि उसका जीन उठाया, नींबू का साइज बड़ा कर दिया, फ्रूट्स के साइज बड़े कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ गड़बड़ होगी ना तो यही चीज हम खाते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से किया जाता है, बहुत कम लेवल पर किया जाता है, एकदम से यूं नहीं कि कुछ भी मिला दो। तो वो क्या करते हैं, वो जीन उठाते हैं जिसमें वो साइज ऑफ द लेमन वाला जीन उठाते हैं, तो वो साइज उस जीन को डबल कर देते हैं। ठीक है, इतना आसान नहीं है ये बहुत बायोलॉजिकल लेवल की, बहुत इंटरनल लेवल की चीज है, लेकिन फिर भी सिंपल करके बता रहा हूँ कि उस जीन को डबल कर देते, डबल मतलब साइज डबल, और डबल कर दिया वो साइज और डबल हो गया। समझ गए? इस तरह से जेनेटिकल इंजीनियरिंग की जाती है। फिर जैसे पिग, पिग की फार्मिंग करते हैं ना, जो सुअर पालते हैं जो लोग, तो उसका भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड, जैसे आप डॉग्स देखते हो ना, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग नस्ल के डॉग होते हैं, उनको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए फिर से अलग अलग नस्ल के डॉग पैदा किए जाते हैं। तो लाइक दैट पिग के लिए भी इन्होंने जेनेटिकल इंजीनियरिंग का सहारा लिया।
ठीक है। डॉग्स के लिए जेनेटिकल इंजीनियरिंग का सहारा नहीं लेते हैं, लेकिन पिग के लिए लिया, ठीक है, वो खाने के काम आता है, तो कुछ लोग खाते हैं भाई, ऑब्वियस है। वैसे वो ह्यूमंस की बॉडी के लिए मैं तो नहीं समझता कि वो अच्छा होता है, बट कुछ लोग खाते हैं उसको, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, अंग्रेज लोग स्पेशली, उन्होंने वो जो मोटापे का जीन होता है ना, उसको डबल कर दिया। तो पिग जो 6 महीने में तैयार होता था ना, अब वो 3 महीने में उसका डबल मोटा हो गया पिग, तो मांस ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस है खाना ज्यादा मिलेगा, तो इस तरह से उसको डबल कर लिया गया। यस बेटा, क्लियर है ये? यस सर। जेनेटिकल इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर वगैरह का यूज होता है। फार्माकोलॉजी, जितनी भी दवाइयां बनती है सब ऑर्गेनिक है। फार्माकोलॉजी मतलब दवाइयां, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट, अब कंज्यूमर प्रोडक्ट का मुझे नहीं पता, हमारे मतलब आम तौर पर हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं शायद ये उनकी बात कर रहा है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस क्लियरली, ठीक है, क्लियरली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वेयर इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज्ड इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ यूज होती है, बता सकते हो? यूरिया वगैरह डालते हैं, हाँ, यूरिया फर्टिलाइजर्स। वगैरह डालते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, एक नहीं है। देखो, फर्टिलाइजर डालते हैं जो आपने बोला, पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने के लिए, चूहे वगैरह को मारने के लिए जो केमिकल यूज होते हैं। हर्बिसाइड, जो छोटे मोटे घास फूस होता है ना, ठीक है, जो हर्ब्स दवाइयां आती हैं, ठीक है, हर्ब्स होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हर्ब्स को, जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियों के पौधे भी होते हैं छोटे मोटे खेत में, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं होते हैं, तो उसको भी खत्म करने के लिए हर्बिसाइड, साइड का मतलब है मारने वाला, पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने वाला, हर्बिसाइड हर्ब्स को, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियों वाले छोटे छोटे पौधों को मारने वाला। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने वाला। इंसेक्ट और पेस्ट में क्या फर्क है? पेस्ट होते हैं चूहे, ठीक है, या कोई और इस तरह का छोटा मोटा एनिमल, और इंसेक्ट होते हैं वो हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे एनिमल जो उड़ सकते हैं हवा में, देखें आपने खेत में बहुत सारे होते हैं ऐसे, है ना। यस सर। फिर होता है फंगीसाइड। फंगीसाइड क्या चीज होता है? फंगस लग जाना, उल्ली लग जाती है ना, उल्ली लग जाती है, रोटी को भी उल्ली लग जाती है, या फिर ब्रेड को 2-3 दिन के लिए आप कहीं मॉइस्चर जगह में और नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर और मॉइस्चर वाली जगह में रख दो तो वो सड़ने लग जाती है, उल्ली लग जाती है। तो पौधों के पत्तों को उल्ली लग जाती है, कई बार सारे पत्ते गिर जाते हैं, बीमारी लग जाती है, फंगस लग जाती है, तो दैट इज वो, ये फंगीसाइड होते हैं, उसको स्प्रे कर दो और फंगस खत्म हो जाती है। ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। आगे देखो, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पक्के तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर देखो। उसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर ये जनरली मिलते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट मोटे मोटे ये होते हैं, और सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन और हाइड्रोजन होता है। बाकी ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर ये 1% से 10%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 10 भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ शायद मैं, 1 to 10% के बीच में हो सकते हैं ये। 90% आपको हाइड्रोकार्बन ही मिलेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे होते हैं? देखो भाई, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में अगर ऑक्सीजन जोड़ देते हो तो क्या बन जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर नाइट्रोजन जोड़ देते हैं तो वो बन जाते हैं अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है। और अगर अमीनो एसिड प्रोटीन में सल्फर जोड़ देते हो तो मोर अमीनो एसिड एंड प्रोटीन बन जाएंगे, और उसी में अगर फास्फोरस जोड़ देते हो तो वो डीएनए, आरएनए और न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। है ना, ठीक है। फर्दर देखिए, सिंगल एटम्स ऑफ आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम फॉर सम प्रोटीन्स। तो कुछ प्रोटीन्स के लिए, कुछ प्रोटीन्स में आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम भी हो सकता है, इसलिए मैं बोला था कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो सिंगल एटम ऑफ आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम भी पाया जा सकता है, तो कार्बन सबके साथ बॉन्ड बना सकता है, डोंट वरी। आगे भी टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन शेप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो भी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दैट इज वी नो दिस। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेट्रा वैलेंसी, कार्बन टेट्रा वैलेंसी अलाउड टू फॉर्म द लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड। बहुत से कंपाउंड बनाने का काम आता है ये। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल, कार्बन के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी वैलेंसी 4 होती है। टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, और 4 बॉन्ड बना सकता है ये, है ना, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो वैलेंसी जो है, वैलेंसी भी 4 है, बार बार एक ही बात बोल रही है। द कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट हैज एबिलिटी टू बॉन्ड फॉर अदर। देखो एक ही लाइन को जरूरत से ज्यादा घिस दिया ऐसे, बकवास। आगे बढ़ते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इन सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन, देखो अगर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है ना तो सबके सब हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बना सकता है? 4, ठीक है। तो अगर 4 के 4 सिंगल हैं तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, याद रखना। और उसकी हाइब्रिडेशन एस से शुरू होगी, एस का एक, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं, sp3, पी के 3 और एस का एक, टोटल 4 हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 हाइब्रिडेशन। यस बेटा, क्लियर है ये पहला, यस सर। है ना। तो sp3 हाइब्रिडेशन। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड में एक पक्का सिग्मा मिलेगा, दूसरा पाई होगा,
तो एक सिग्मा है, दूसरा पाई है, तो कार्बन के टोटल सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना, 3 सिग्मा हो गए, तो 3 ही जुड़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। सेम फॉर अदर कार्बन, दूसरे कार्बन के लिए भी वो 3 ही रहेंगे, ऑब्वियस, एक पाई उसका भी। अब अगर मान के चलो इसकी बजाय अगर 2 पाई बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल नहीं, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक पक्का सिग्मा मिलेगा, बाकी दोनों पाई मिलेंगे। तो एक सिग्मा यहां पर है इस कार्बन का, सोचो, और एक सिग्मा इसने कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, टोटल 2 सिग्मा है, टोटल ओनली 2, तो sp ओनली, s का एक और p का भी एक ही ऑर्बिटल, हाइब्रिडेशन होगी sp। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हाइब्रिडेशन जरूर याद रखना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करते हैं हाइब्रिडेशन में, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड नहीं होगा, सिग्मा ओनली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट है करेक्टर, ये स्ट्रक्चर देखिए भाई, कंप्लीट कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है एक। कंडेंस्ड फॉर्मूले का मतलब है, सिंपल बता देता हूं ये क्या होता है, बाद में जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। C2H8 ये है कंडेंस्ड फॉर्मूला, C2H8। और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है एक, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, वो मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन एक कंडेंस्ड को अगर हम ओपन फॉर्मूला करें तो 2 कार्बन दिखाए, बाकी इस तरफ H8 होता है, 6 होता है, 6 होगा भैया ना, गलत लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर 6, हाइड्रोजन 6 होंगे, ठीक है। तो 2 कार्बन लिखे और सबकी वैलेंसियां पूरी करेंगे, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो देखो ये होता है ओपन फॉर्मूला, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्मूला, और दूसरे वाला जो है C2H6 ये है कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे 2 तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और तरीका है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है, मान लो 3 कार्बन एटम है, तो ऐसे ऐसे और ऐसे आप दिखा सकते हो, 3 में सिर्फ 2 ही दिखेंगे, ठीक है। तो ये है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड है और लाइन है और कुछ है ही नहीं। तो इसको अगर आप ओपन फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट करना चाहो एक्सटेंडेड फॉर्मूला में, तो देखो ऐसे 3 कार्बन है ना, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 3 कार्बन आपको जोड़ने हैं, तो 1 2 एंड 3, और बाकी के सारे हाइड्रोजन लगा दो, तो इसी फॉर्मूले को ऐसे एक्सपेंड करके शो कर सकते हो। यस बेटा, ये समझ में आया? यस सर। और हर जगह पर कार्बन की वैलेंसी 4 ही करनी है, ये याद रख लेना। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला थोड़ा सा बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता है, डोंट वरी, आप उसकी प्रैक्टिस करो, जितने भी नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं उसमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऐड कर दो। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में एक बॉन्ड होगा और एक लाइन से ही बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जहां पे भी आपको दूसरा कार्बन दिखाना है तो आप उसको बेंड कर दो, और बेंड भी कुछ ऐसे करते हैं, जिग जैग लाइन में, ये ऐसे, ठीक है, बेंडिंग ऐसे होती है इसके अंदर। तो हर हर एक एटम, लास्ट ये जो कार्बन होगा इसके पास CH3 3 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि इसका बॉन्ड एक ही है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, है ना, तो इसके पास मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, एंड सो ऑन, लास्ट वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होंगे। यस, क्लियर है बेटा ये? यस सर। है ना, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेक कर सकते हैं, कैसे क्या कैसे बनता है, वो कितना बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द लेविस स्ट्रक्चर, ये सब डैश फॉर्मूला बॉन्ड से दिखाते हैं, सब बकवास चीजें। अब नीचे सीधा आप देख सकते हो इसको, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इथाइन, एग्जांपल ऑफ इथेन एंड इथाइन मेथनॉल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दिखा रखा है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कह लो आप इसे, है ना। तो वो नीचे ये जितने भी दिखा रखे हैं वही है ये। तो देखो ये CH3 ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था, 2 कार्बन CH3 है, 3 बॉन्ड हो गए, और एक बॉन्ड दोनों ने आपस में जोड़ रखा है, तो दोनों तरफ काउंट होगा ये बॉन्ड चौथा, इस कार्बन के साथ भी और इस कार्बन के साथ भी। ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट, अगर डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन में तो बाकी 2 हाइड्रोजन दिखा दो। फर्दर अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक हाइड्रोजन इधर लगी, एक हाइड्रोजन इधर, ये इतना इतना फॉर्मूला बन गया इथाइन, ठीक है। और अगर उसके अलावा इन्होंने मैथेनॉल का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, CH3 और OH, एक ऑक्सीजन और एक H उससे आगे लगेगा, कार्बन के साथ तो 4 ही वैलेंसी पूरी करनी है, बस इतना ध्यान रखना। आगे देखो, इसी को इन्होंने कंडेंस कर दिया, इथेन, इथीन, इथाइन, मैथेनॉल, ठीक है। तो थोड़ा सा इन्होंने कंडेंस कर दिया, पहले बिल्कुल कंप्लीट वो था स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इथेन, इथीन, इथाइन, तो यहाँ नंबर ऑफ आइडेंटिकल अटैच्ड टू द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन कंपाउंड इज कॉल्ड कंडेंस्ड, तो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा बेटा, वही सेम चीज, पीछे वाली चीज को इन्होंने कंडेंस करके लिख दिया। जैसे इसको मैं लिख दूं CH3 और OH, यस,
क्लियर है बेटा? सर है ना? तो ये चीज बस प्रैक्टिस जरूर करना है, सारे फॉर्मूले बना के देखना अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। नेक्स्ट देखो 3 मिथाइल, अगर 3 मिथऑक्सी ऑक्टेन को एक्सपेंड करना हो कैसे करेंगे? तो देखो इसको हम बॉन्ड और लाइन वाले फॉर्मूला में CH3 एक कार्बन, अब देखो मैं कार्बन काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक मिथाइल और लगा हुआ थर्ड पोजीशन पे, इसने यही बोला था 3 मिथाइल ऑक्टेन, 8 मतलब ऑक्टेन, ठीक है? तो 3 मिथाइल ऑक्टेन, तो इस तरह से आपके पास में ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। अब इसको सीधा बनाना हो तो देखो 2 कार्बन, एक लाइन मतलब 2 कार्बन, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। पहली लाइन जब लगाते हो तो 2 कार्बन काउंट करो क्योंकि एक ये रहा और एक ये रहा। अब इसमें बैंड डालोगे तो एक ही कार्बन काउंट करना है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो इस तरह से आप इसे डायरेक्ट दिखा सकते हैं। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। तो ऐसे भी इसी ऊपर वाले फॉर्मूला को, यहाँ ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन कंडेंस्ड फॉर्मूला के अंदर नहीं दिखाए जाते, वो मान लिए जाते हैं कि वो हैं। तो कार्बन कैसे पता लगेगा कहाँ है? तो वो जितने भी इसके पीक्स आएंगे या पॉइंट्स आएंगे जो वहां से बेंड हो रही है लाइन, वो कार्बन है, लास्ट एंड भी कार्बन होगा, ठीक है? और बाकी की सारी वैलेंसियां, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो अगर एक पूरी कर रहा है तो 3 हाइड्रोजन, 2 पूरी कर रहा है तो 4 हाइड्रोजन लगा दो, दैट्स इट। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। आगे बढ़ते हैं। इन द ऑर्गेनिक डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन फॉलोव्स, जैसे कि ये देखो, अब हाँ साइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, साइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ देखो साइक्लोप्रोपेन है 3, तो यहाँ इन तीनों वर्टिक्स का मतलब यहाँ पर कार्बन है और बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट है। तो CH2 CH2 CH2, तीनों कार्बन CH2 होंगे, क्यों? क्योंकि भाई बाकी देखो 2 बॉन्ड तो इसने बनाए रखे, तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ेगा। अगर पेंटा देखो साइक्लोपेंटेन, तो 5 हैं, 1 2 3 4 5 साइकिल में है, पांचों के पांचों कार्बन, दैट इज साइक्लोपेंटेन। और इसको ऐसे दिखाते हैं, ओपन आप ऐसा फॉर्मूला दिखा सकते हो, लेकिन कंडेंस्ड फॉर्मूला ऐसा होगा, ठीक है? नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन 6, क्लोरो भी है, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, तो क्लोरो देखो ये रहा क्लोरीन, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन है, तो यहां पर क्लोरीन, इसको ऐसे शो कर सकते हैं। यस बेटा, ये सारे आपको बना के देखने हैं, ठीक है? क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? इसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नो सर। नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, ड्रा द ईच ऑफ द कंडेंस्ड फार्मूला विद द कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो देखो कंडेंस्ड फार्मूला तो ये दे रखा है इन्होंने, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। तो CH3 है, तो आप सीधा कितने कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, CH3, तो यहाँ पर CH3, यहाँ भी CH3, ये CH2 है, ये CH2 है, और इस कार्बन की ऑलरेडी 4 हो रही है। तो इन CH3 को बस ऐसे ऐसे करके एक्सपेंड करके दिखाना है, क्लियर है ना? वैसे दिखाना है। सेम नेक्स्ट वाला, तो देखो जरा आंसर देखते हैं। तो ये सीधा ये शो कर दिया, एक तो ए का आंसर, फर्दर बी का आंसर डायरेक्ट ये शो कर दिया, दैट्स इट। डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन में, तो डबल बॉन्ड इन्होंने नीचे वैसे ही दिखा रखा है, ठीक है? ये बना के जरूर देखना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब एक और क्वेश्चन है, ड्रा एंड एक्सपेंड द फॉलोइंग द बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बन एंड हेलोजन। कार्बन और हाइड्रोजन हेलोजन दोनों को इंक्लूड करते हुए एक स्ट्रक्चर, वो फॉर्मूला ड्रा करना है इनका, यानी आपको यहाँ सारे कार्बन दिखाने, तो हर कॉर्नर पर कार्बन लगा दो, बस कुछ नहीं करना। और उसके बाद में बाकी की वैलेंसियां, ये बीच वाला कार्बन, इसकी 3 वैलेंसियां, तो एक हाइड्रोजन होगा इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, इस तरह से बनाना है। यस, क्लियर यस। है ना? तो फिर देखो वैसे ही सेम नीचे वाला, इधर वाला, उधर वाला, ये जो है ना, इसको देखो, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, क्योंकि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके साथ सिर्फ H लगेगा और इस कार्बन के साथ कोई H नहीं लगेगा। और फिर यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये OH लगा हुआ है, तो यानी यहाँ कार्बन नहीं है। एंड पर अगर कोई अदर एटम आ जाता है तो वहां कार्बन मत लगाना। इसमें भी ये देखो, सिर्फ सिर्फ इनको, इस कॉर्नर्स के ऊपर अगर हम कार्बन लगा देते हैं, दैट्स इट। तो बाकी के हाइड्रोजन आप आसानी से काउंट कर सकते हो। यहाँ पर भी हर जगह पर जस्ट कार्बन लगाना और हमारा आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है? तो इनके आंसर देखें, दैट इज, देखो इन्होंने भी सीधा वही कार्बन और हाइड्रोजन को अलग अलग शो कर रखा है। नेक्स्ट सॉल्यूशन के अंदर दिस इज ऑल्सो शोन, दैट्स इट, ठीक है? क्लियर है बेटा? यस सर। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइज। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो डाउट बताइए, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है?